जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को उमेश सर ऑनलाइन क्लास गालोवर हजारीबाग स्टडी पॉइंट में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप सभी को एक बात बताने से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीक़ा से वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट किया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या होता है, इंडियन हिस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया करके आप पिछला वीडियो को ज़रूर देखें। इतना शानदार तरीके से हम आप लोग के बीच ये कंटेंट को लाए हैं कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। हम आप लोग को सारे कुछ बता दिए थे, बस एक थोड़ी सी डाउट था कि फ्रांसीसी क्रांति में जो हम आप लोग को बताए थे कि फ्रांसीसी क्रांति में लोगों ने क्या क्या था, किले को तोड़ दिया था, है ना, किस तरह से क्या हुआ था, घटना हुआ था, लोगों में के बीच में क्या हल्ला हुआ था, क्या मतलब जैसे भड़काया गया था लोगों को। जबकि वहाँ की जो मतलब वहाँ का जो निरंकुश राजा था, यानी कि जो हमारे लुई सोलह थे, वो लुई सोलह को कैसे वहाँ पे मतलब क्या अपने सैनिकों को क्या बोले थे, इसके बारे में आप लोग को सारे डिटेल हम आप लोग को बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को कल जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे हम लेके चलते हैं। कल हम आप लोग को ये भी बताए थे कि फ्रांस के जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वो कब हुई थी, किस किला को तोड़ा गया था, वहाँ से कितने कैदियों को निकाला गया था। तो वहाँ से 7 कैदियों को निकाला गया था। हम पिछले वीडियो में 5 कैदी बताए थे, आप लोग 7 कैदी कर लीजिएगा, ठीक है। आज आप लोग को बताएंगे कि फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट को बोलते हैं पादरी वर्ग। अब आप लोग को पादरी वर्ग, प्रथम स्टेट को पादरी वर्ग कैसे बोलते हैं, ये लिंक कैसे एक दूसरे से, ये भी हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे। जाके पिछले वीडियो देखिए, एकदम एनी हाउ देखिए जो आज जुड़े हुए हैं। अगर नहीं देखिएगा ना तो आप बहुत पछताइएगा, याद रखिएगा। देखो डियर, कहा जाता है द्वितीय स्टेट में बताए थे, तृतीय स्टेट में कौन कौन लोग आते हैं। हम क्या बताए थे आप लोगों को कि किसान, देखिए क्या बोले थे, किसान जो थे वो पूरी आबादी का 90% क्षेत्र 90% थे। मतलब अगर फ्रांस में, अगर मान लीजिए पूरे फ्रांस देश में अगर मान लो 1 करोड़ लोग अगर टोटल फ्रांस में है तो 90 लाख लोग, जानते हैं 90 लाख लोग कौन थे, किसान थे। परंतु ज़मीन मालिक किसान बहुत कम थे, मतलब लेकिन ज़मीन के जो मालिक थे ना वो किसान बहुत कम थे। अधिकतर ज़मीन लगभग 60 से 65% पर कुलीन, चर्च और तृतीय स्टेट्स का अधिकार में था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रथम 2 स्टेट जो कुलीन वर्ग था और पादरी वर्ग था ना, को कुछ जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त हुआ करता था। मतलब जो प्रथम 2 स्टेट थे, कौन कौन, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इन दोनों वर्गों को जानते हैं जन्मजात, मतलब बचपन से ही इनको कुछ अधिकार दे दिया जाता था। इन्हें राज्य को दिए जाने वाले कर से भी छूट प्रदान थी। मतलब जानते हैं तृतीय स्टेट के लोगों को केवल कौन, तृतीय स्टेट में कौन आते थे, जैसे बड़े व्यापारी आते थे, अदालती कर्मचारी आते थे, वकील आते थे, किसान आते थे, कारीगर आते थे, छोटे किसान आते थे, भूमिहीन मजदूर आते थे और नौकर आते थे। इन लोगों को जानते हैं टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जो पादरी वर्ग थे ना, कुलीन वर्ग थे ना, उन लोग को दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। बताइए पादरी वर्ग कौन थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, और कुलीन वर्ग कौन थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जो नौकर होते थे ना, मतलब उनके साथ में रहने वाले जो लोग होते थे ना, उनको बोलते थे कुलीन वर्ग। हम आप लोगों को सारा कुछ कल बताई थी, ठीक है। हम बार बार एक ही चीज़ को तो रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर मेरा सिलेबस बहुत पीछे हो जाएगा, है ना, और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा कि सर आप एक ही चीज़ को बार बार क्यों बता रहे हैं, है ना। ठीक है, तो मैं बताना ज़्यादा उचित नहीं रखता हूँ। अगर आप लोग को चाहते हैं कि आपको जानकारी और अच्छा से मिले तो कृपया करके पीछे वाले क्या कीजिए, पीछे वाले जो वीडियो है उसको आप यहाँ देखिए। क्लास 10th के स्टूडेंट को भी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग भी कृपया करके इस वीडियो को एनी हाउ देखिए। देखने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या घटना घटा था, कैसे कैसे क्या हुआ था। एनी हाउ सबको ही देखिए, आप नहीं इंस्टा में ध्यान दीजिए, नहीं आप
व्हाट्सअप में ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप ओनली फॉर पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बात मानिए, बहुत अच्छा से मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, बहुत अच्छा से। आप लोग कभी मिला लीजिएगा, मैंने जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसा आप लोगों को कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा, याद रखेंगे इस बात को। तो देखो डियर्स, हम क्या बोलते हैं, क्या कहा गया था इस बात में, बोला गया था कि कुलीन वर्ग जो थे और पादरी वर्ग जो थे उनके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो किनको नहीं दिया जाता था, तो मतलब कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन किसानों को देना पड़ता था। आगे देखिए क्या बोलता है, कहता है डियर इसमें कि देखिए क्या बोलते हैं क्वेश्चन में कि हमारे जो थे कुलीन वर्ग के अन्य विशेष अधिकार, मतलब कुलीन वर्ग को और क्या क्या विशेष अधिकार था, है ना। कुलीन वर्गों को किसानों से सामंती कर वसूल करना था, मतलब कि मतलब जो कुलीन वर्ग था ना, उनको किसानों से सामंती कर वसूल करना था। सामंती कर, अभी हम आप लोग को डिटेल बताएंगे सामंती कर क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं, बताइए बताओ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, साथ ही किसान कुछ कार्यों के लिए बाध्य थे, मतलब साथ ही किसान कुछ कार्यों के लिए बाध्य थे, मतलब लेकिन क्या था, किसान कुछ काम करने के लिए मजबूर थे। क्या मजबूर थे, जैसे एग्जाम्पल में स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, जैसे मजबूर क्या क्या थे कि उनको एकदम जाके, मतलब जो राजा होते थे उनके घर में एकदम काम करना पड़ेगा तो पड़ेगा। और दूसरी बात, उनके घर में काम करना पड़ता था, या तो फिर क्या करना पड़ता था, सैन्य सेवा देना पड़ता था। सैन्य सेवा मतलब समझते हैं, उनके घर में जाकर के सैन्य सेवा देना पड़ता था, मतलब कि उनके घर में जैसे आपको बन जाना है, जैसे क्या सैन्य सेवा देना, मतलब उनके घर में जाके पुलिस की नौकरी करना है, गार्ड की नौकरी करना है, इस तरह का आपको काम दिया जाता था, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है डियर, क्या कहता है तीसरा पॉइंट में, सड़क के निर्माण में सहयोग करना। और इनका काम क्या होता था कि सड़क के जो निर्माण होते थे उनमें भी ये क्या करते थे, मदद करते थे, काम करना था। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, किनारे लिखे हैं, किसान जो थे वो 3 लोगों को कर देता था, मतलब किसान जो था ना वो 3 लोगों के बराबर, 3 लोगों के बराबर जो था कर देता था। राजा, चर्च और सामंत, 3 लोग, किसान जो था वो 3 लोगों को मतलब टैक्स देता था। किसान बताइए कितने लोगों को टैक्स देता था, 3 लोगों को। किनको, एक राजा को, चर्च को और एक सामंत को, ठीक है। किनको, राजा को, चर्च को और सामंत को। आगे देखिए आगे पॉइंट क्या बोलता है डियर, कुछ महत्वपूर्ण शब्द व उनके अर्थ। लिब्रे क्या है, अब हम आप लोग को डिफिनेशन बताते हैं, एग्जाम में क्या आता है। लिब्रे क्या है, फ्रांस की मुद्रा, इसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। बता, लिब्रे क्या है, फ्रांस की मुद्रा है, फ्रांस की पैसा, फ्रांस में जो पैसा चलता था ना उसको बोला जाता था लिब्रे। और इसको कब खत्म कर दिया था, 1794 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया था। बताइए, एग्जाम में पूछता है कि बताइए फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो लिब्रे, और इसे कब समाप्त किया गया था, 1794 ईस्वी को। वर्तमान में इसे फ्रांसीसी फ्रैंक व यूरो कहा जाता है। आप जानते हैं जो मतलब लिब्रे जो था ना पैसा, आपके उस अभी के समय में क्या बन गया है, फ्रांसीसी फ्रैंक बन गया है या यूरो बन गया है, यूरो। ये स्टेट क्या है, क्रांति से पहले समाज को विभाजित करने व सामाजिक हैसियतों बताने वाले शब्द थे। ए स्टेट क्या था, लोगों को बांटने का काम करता था, कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। टाइथ क्या था, टाइथ चर्च द्वारा, क्या बोले, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर को क्या बोलते हैं, टाइथ कहते थे। मतलब जो चर्च है ना, चर्च जैसे आप लोग चर्च जानते नहीं है, जैसे हम लोग को हिंदू मुस्लिम क्या होता है, जैसे मंदिर होता है, मस्जिद होता है ना, इस तरह गुरुद्वारा होता है, समझे ना। तो आपका चर्च जो होते थे वो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर होता था, चर्च। अब ये कितना देना पड़ता था कर्ज, जो मतलब कर कितना देना पड़ता था, तो कृषि उपज का 10वां भाग, मतलब अगर मान लो, अगर आप 100 किलो, अगर मान लीजिए, जैसे अगर आप मान लो 100 किलो, अगर आप मान लीजिए, छोड़िए 100 किलो में मत मानिए, अगर आप 20 केजी, अगर आप टोटल मान लीजिए चावल अगर उपजाए हैं, 20 केजी अगर आपका धान हुआ है मान लीजिए खेत में, तो उसको 10 से भागा दीजिए, 10 दूना 20, तो आपको 10वां भाग मतलब 2 केजी आपको देना पड़ता था, किनको, चर्च को देना पड़ता था। और टाइल क्या था, सीधे राज्य को प्रदान किए जाने वाले कर को बोलते हैं टाइल कहा जाता था। टाइथ का मतलब था धार्मिक कर, फिर से बोले, टाइथ क्या था, धार्मिक कर, और टाइल क्या था, ये मतलब क्या था, सीधे राज्य को प्रदान किए जाने वाले कर को बोलते हैं टाइल। पादरी वर्ग क्या था,
विशेष व्यक्तियों का समूह जो चर्च के विशेष कार्यों को करता था वो कौन थे? पादरी वर्ग। पादरी वर्ग कौन करते, क्या करते थे? विशेष व्यक्तियों का समूह जो चर्च के विशेष कार्यों को करते थे। अब आप लोगों को हम आगे बताते हैं कि किसानों पर अधिक कर का भार, जैसे अब किसानों पर दिन प्रतिदिन जानते हैं कर का भार बढ़ता चला गया। अब कर का जब भार बढ़ेगा तो लोग क्या होंगे? लोग परेशान होंगे। अब लोग परेशान होंगे तो देखिए अब क्या क्या कांड यहाँ कारनामा करेंगे किसान लोग भी। ध्यान से हम आपको जानकारी देते हैं, सुनिएगा। डियर क्या कहता है कि किसानों पर अत्यधिक कर का भार था। भार जैसे क्या था? टाइथ मतलब धार्मिक कर था। टाइथ क्या था? धार्मिक कर था, जो चर्च द्वारा वसूला जाता था। चर्च द्वारा वसूला जाता था। और किन लोगों से कर लिया जाता था? जो नीचे किस्म के लोग होते थे, जो मतलब जो गरीब लोग होते थे, जैसे जो तृतीय स्टेट के लोग होते थे। अब तृतीय स्टेट में कौन कौन आते थे? हम आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया है, अभी भी बताए थे। और टाइल क्या था? प्रत्यक्ष कर था, जो सीधे राज्य को जाता था, जो सीधे राज्य को दिया जाता था। साथ ही कई अन्य प्रत्यक्ष कर जैसे, और इसके अलावा भी और कर थे, जैसे तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाला कर। आप देखें, अगर आप तंबाकू यूज करते हैं, जिसको लोग खैनी बोलते हैं ना, तंबाकू अगर आप उपयोग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए कर देना पड़ता था। जीने का संघर्ष, अब वहाँ के लोगों को आखिर जीने में क्या कठिनाई होती है? एकदम स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, वहाँ पे मतलब जीवन बिताने में बहुत संघर्ष हो रही थी। क्या क्या? सुनो क्या कहा जाता है। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ था। फिर से पूछ रहे हैं, इतना शानदार नोट्स आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ना कोई देगा। इसे एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। फ्रांस की जनसंख्या जो था वो 1715 ईस्वी में कितना था? 2.3 करोड़। फिर से पूछ रहे हैं, फ्रांस की जनसंख्या जो था वो 1715 ईस्वी में कितना था? 2.3 करोड़। लेकिन पता है 1789 ईस्वी में कितना आ गया? 1789 में 2.8 करोड़ हो गया, याद रखिएगा। दूसरा में क्या था? अनाज उत्पादन की गति जनसंख्या में धीमी थी। मतलब अनाज उत्पादन की गति जो था वो जनसंख्या से धीमी था। मतलब अनाज की उत्पादन कम हो रहा था और जनसंख्या बहुत बढ़ रहा था। कहाँ पे? नहीं बोलते हैं, फ्रांस में। क्या था? खाद्य पदार्थों तथा पावरोटी की कीमतों में वृद्धि हुई थी। और खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले जो पदार्थ थे और पावरोटी के जो थे उनकी कीमतों में वृद्धि हुई थी। मतलब उनको दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा था। अधिकतर लोग कारखाने में कार्यरत पर मजदूरी अत्यधिक कम पर कार्य करते थे। मतलब मजदूरी पर कार्य करते थे। मतलब समझते हो कि अधिकतर जो लोग थे ना वो कारखाना में काम करते थे, लेकिन उन लोगों का जानते हैं, उन लोगों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था और उसका पैसा ही कम होता था। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को अगर मान लीजिए अगर 500 रुपया अगर मान लीजिए उसको प्रतिदिन मिलता है, तो उसको 500 रुपये में मान लीजिए 300 रुपये उसको कर देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। 200 रुपये में अपना जीवन कैसे चलाएगा? और एक तो इतना महंगाई है। ठीक है, अब आगे पॉइंट क्या बोलता है देखिए। अब जब देखिए लोगों में इस तरह जब लोगों में देखने लगा कि सरकार इतना अत्याचार कर रहा है, तो अब लोगों ने क्या किया, इसका परिणाम क्या हुआ? अमीर तथा गरीब और गरीब होता चला गया। क्यों? क्योंकि अमीर लोग एकदम ज़बरदस्ती गरीबों से क्या करते थे? टैक्स लेते थे, किसानों से टैक्स लेते थे। बोला जाता है ना, किसान हमारे देश की शान है। बात सही है, किसान हमारे देश का शान है। इसलिए किसान अगर खुश है तो हमारा देश भी खुशहाल रहेगा। प्राचीन राजतंत्र के दौरान अगर पुराने राजतंत्र के दौरान देखेंगे तो फ्रांस में जीविका संकट हुआ। मतलब लोगों में क्या हुआ? जीवन जीने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा संकट होने लगा। मतलब जीवन जीने के एकदम क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। जीविका संकट क्या होता है? अब आप बोलेंगे जीविका संकट, सर यहाँ पे जीविका संकट क्या हुआ? तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल्स समझाता हूँ। जीविका संकट ऐसी चरम अवस्थिति या ऐसी चरम जगह स्थिति जिसमें जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे की ओर जाने लगे, वह जीविका संकट कहलाती है। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति को अगर मान लीजिए उसको अगर ज़रूरत है अगर 5 केजी आटा, जैसे 10 केजी आटा ज़रूरत है, और अगर वो 5 केजी में अपना घर अगर जैसे 10 केजी में वो क्या कर सकता था? खुशहाल अपना घर चला सकता था, खुशहाल। लेकिन 10 केजी में खुशहाल चला सकता था, लेकिन काम चलाने के लिए उसको 5 केजी आटा ही ज़रूरत होगा ना, तो वो काम चला लेगा, जीवित रह सकता है। लेकिन 5 केजी भी आटा नहीं रहेगा, अगर 2 केजी आटा बचेगा तो बताइए उसको क्या हुआ? ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे? जीविका संकट बोलेंगे। ना ही एक को रोटी से उसका पेट भरेगा, ना किसी भी तरह का काम होगा। तो देखो डियर्स, हम आप लोग को 5 पॉइंट तक बताए हैं। आप लोगों को हम और आगे का वीडियो कल बताएंगे और कल समझाएंगे। तो आप लोग जो कैंडिडेट्स
फर्स्ट टाइम आज इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो कृपया करके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और एकदम आप शेयर करिए या ना कीजिए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ इसका आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो कैंडिडेट 11 क्लास के स्टूडेंट हैं, 12 के स्टूडेंट हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इसका नोट्स एनी हाउ बनाइएगा प्लीज़, आपसे नम्र निवेदन है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाएगा, ना कभी आप लोग को इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ते हुए सुने होंगे, ना देखे होंगे, ना देखिएगा कभी। मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं अपनी तरफ से 100% कंसंट्रेशन दे रहा हूँ, 100% मेहनत दे रहा हूँ। आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी 100% मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।